हेलो बच्चों, आज 26 जून 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई मेंस का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन से एग्जैक्ट मैच होने जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ रहे होंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई एरोप्लेन है, इसकी हाइट 1500 मीटर है और ये एरोप्लेन 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। और हमको दे रखा है कि इधर से कोई शेल है, उसको हमने 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो एरोप्लेन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और ये जो शेल है वैसे फ्रीली प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो हमको पूछा है कि शेल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो ताकि ये शेल एरोप्लेन से टकरा जाए, वो देखना है ना। तो हमको पता है कि दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो टकराने के लिए सेम टाइम में दोनों का एक्स डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए और सेम टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होने के लिए दोनों की एक्स वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो इस एरोप्लेन की तो एक्स वेलोसिटी 200 और इस शेल की एक्स वेलोसिटी देखनी है। तो शेल की वेलोसिटी 400 है, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 400 cos थीटा। तो टकराने के लिए सेम टाइम में दोनों का एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, उसके लिए दोनों की एक्स वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो इस शेल की एक्स वेलोसिटी तो 400 cos थीटा और एरोप्लेन की एक्स वेलोसिटी 200 दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो इसे cos थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये एरोप्लेन को हिट कर जाए उसके लिए इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री होना चाहिए। अभी हमने कर तो लिया, लेकिन इसमें एक चक्कर है कि शेल एरोप्लेन को हिट कर जाए उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री तो होना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन एक बार देखते हैं कि शेल है ना इस एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो शेल मैक्सिमम कितनी हाइट पर पहुंचता है वो देखते हैं, है ना। बताओ, इसकी अगर मैक्सिमम हाइट 1500 से भी कम हो तब तो शेल एरोप्लेन से टकरा ही नहीं पाएगा। बस एरोप्लेन से टकराए उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। तो उस केस में शेल की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो शेल की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u इसकी वेलोसिटी 400 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 60 अपन 2 इंटू जी 10। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इस केस में शेल की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट तुम्हारे पास 4500 मीटर इतनी आएगी, जबकि इस बार एरोप्लेन की हाइट तो केवल 1500 है। तो इस बार ये जो शेल है एरोप्लेन को हिट कर सकता है। बाकी अगर इसी क्वेश्चन में एरोप्लेन की हाइट 4500 से भी ज्यादा होती, जैसे कि 5000 मीटर होती, तो फिर आंसर ये होता कि तब शेल एरोप्लेन को कभी हिट कर ही नहीं पाएगा। चलो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई बॉल है, इसको ग्राउंड से मान लेते हैं यू वेलोसिटी से, लेकिन बिल्कुल वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी वो देखना है। तो हम सोच सकते हैं कि बॉल को बिल्कुल वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है, तो द ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जैसे से ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटेगी और हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद बॉल उसी लाइन में पलट करके नीचे आएगी। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो एक इंस्टेंट के लिए बॉल का मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। लेकिन फोर्स देखना है। तो ये तो हमको पता है कि एक बार हाथ से छूट गए उसके बाद बॉल हमेशा बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी, तो बॉल पर एक्चुअल फोर्स हमेशा mg नीचे की ओर लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास मतलब g नीचे की ओर होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स भी जीरो नहीं होगा बल्कि mg डाउनवर्ड्स। फोर्स नॉन जीरो है तो उसका छोटा भाई एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, वो g डाउनवर्ड्स। और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट हम ग्राउंड लेवल पर ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी
0 प्लस mgh ये भी 0 नहीं होगी, बस हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 होगी तो उसका बड़ा भाई मोमेंटम भी 0 होगा। डेट्स ऑल। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है। अब इसको V वोल्ट की बैटरी से फुल्ली चार्ज कर दिया, मतलब कहने का मतलब है कि इसको V वोल्टेज तक चार्ज कर दिया है। हाँ, अब देखो इसके साथ हम कोई दूसरा कैपेसिटर C2 जोड़ते हैं जो शुरू में अनचार्ज था और इस चार्ज कैपेसिटर को इस अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। तो हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और हमको पता है कि दो कैपेसिटर को अगर आपस में जोड़ें तो इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, सिंपली C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। तो बताओ C1 इंटू V1 इसका इनिशियल पोटेंशियल V प्लस C2 इंटू V2 इसका इनिशियल पोटेंशियल 0 अपन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे तो इनका कॉमन पोटेंशियल C1 V ओपन C1 प्लस C2 इतना हो जाएगा, है ना। तो इनको जोड़ेंगे तो फाइनली इसका भी कॉमन पोटेंशियल V कॉमन के बराबर और इसका भी फाइनल पोटेंशियल V कॉमन के बराबर हो जाएगा। तो बस हमको पूछा है कि फाइनली ये जो दूसरा कैपेसिटर है उसका चार्ज कितना होगा। तो दूसरे कैपेसिटर का फाइनल चार्ज Q इक्वल टू CV, तो C2 इंटू V कॉमन, तो C2 इंटू V कॉमन C1 V ओपन C1 प्लस C2। तो इसको सॉल्व करोगे तो सेकेंड कैपेसिटर का फाइनल चार्ज C1 C2 ओपन C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास m, चलो इसकी रेडियस r मान लेते हैं और ये डिस्क अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट शुरू में ओमेगा 1 की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। अब हम क्या करते हैं कि m मास के दो छोटे छोटे ब्लॉक्स लेते हैं, ठीक है ना। तो m मास के दो छोटे छोटे ब्लॉक्स लेते हैं और इनको अचानक में इसकी पेरीफेरी पर ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट रख देते हैं। और हमको दे रखा है कि रखने के जस्ट बाद ये जो ब्लॉक्स हैं और डिस्क की पेरीफेरी से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमको पूछा है कि जब इन ब्लॉक डिस्क से जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो इस पूरे सिस्टम की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो इतना तो कोई लॉजिकली बोल सकता है कि ये ब्लॉक डिस्क की पेरीफेरी से चिपक जाएंगे तो उसके कारण पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो सिस्टम रोटेशनल मोशन में आलसी हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनली इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी, कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि जब इन ब्लॉक को डिस्क के ऊपर रखेंगे तो रखने के ड्यूरिंग जो भी फोर्स लगेगा और डिस्क और ब्लॉक के बीच आपस में लगेगा, बाकी इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है और एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है। और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो सिंपली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस रखने के पहले वाली सिचुएशन को इनिशियल और रखने के बाद वाली सिचुएशन को फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल तक ये रोटेशन जो एक्सिस है ना, उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मतलब यानी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एल टोटल इनिशियल इक्वल टू एल टोटल फाइनल। पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियली डिस्क तो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, तो आई तो कितना होगा mr²/2 इंटू ओमेगा 1। और ये जो ब्लॉक रखे थे उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनका एंगुलर मोमेंटम 0 इक्वल टू एल टोटल फाइनल। एल टोटल फाइनल क्या होगा, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ फाइनली तो सब जुड़ गए और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से साथ साथ घूम रहे हैं, तो फाइनली तो पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, जहाँ आई टोटल इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का फाइनली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो mr²/2 ही होगा, और इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट उस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल इक्वल टू ये आ जाएगा m ओपन m प्लस 4 स्मॉल m इंटू ओमेगा 1। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई कंटेनर है जो टोटली नॉन कंडक्टिंग है और क्लोज्ड है, मतलब बंद है। अब इसमें कोई आइडियल गैस भरी है जिसका मोलर वेट हमको एमओ दे रखा है और उसका गामा 1.4 दे रखा है। अब शुरू में कंटेनर v की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब दीवार से टकराने के कारण अचानक में कंटेनर रुक जाता है। तो बताओ, अचानक में कंटेनर रुक जाएगा तो गैस के अंदर उथल पुथल बढ़ जाएगी, मतलब रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो हमको पूछा है कि गैस के टेम्परेचर में इंक्रीज कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो कंटेनर में जो आइडियल गैस भरी है उसका गामा 1.4 दे रखा है, तो इससे हम उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हैं। तो बताओ, आइडियल गैस के लिए गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/f। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गई। तो हमको पता चल गया कि इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। और चलो, गैस का टोटल मास m मान लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ मोल n मान लेते हैं। अब ये कंटेनर है ना, पूरा पूरा सिस्टम शुरू में v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब दीवार से टकराने के कारण अचानक में कंटेनर रुक जाता है। तो तुम खुद बताओ कि शुरू में गैस की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैं ऑर्डर्ड मोशन की काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। तो शुरू में गैस की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी और अचानक में रुक जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर्ड मोशन की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में गैस की मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस होगा, हाफ mv² जितना मैकेनिकल एनर्जी में लॉस होगा। और हम बाय है ना, कंटेनर टोटली नॉन कंडक्टिंग है, मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता और बाहर भी नहीं निकल सकती। तो इस बार गैस की मैकेनिकल एनर्जी में जितना भी लॉस होगा वो पूरा पूरा हीट या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो गैस की मैकेनिकल एनर्जी में इतना लॉस होगा, सारा के सारा हीट या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो डेट शुड बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, मतलब एन f/2 r डेल्टा टी, इतना लिख सकते हैं बस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। बताओ, इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने 5 निकाल ली, बस ये 2 से 2 कैंसल, इनको उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू, उधर ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा टी इक्वल टू m/n आ जाएगा, फिर v² आ जाएगा अपन ये 5r ये आ जाएगा। अब बताओ, m गैस का टोटल मास और m है ना, m गैस का टोटल मास और n गैस के टोटल मोल्स, तो m/n को क्या बोल सकते हैं, एक मोल का मास, और एक मोल का जो मास होता है उसको मोलर वेट बोलते हैं। तो इससे हमारे पास गैस के टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आ गया, मोलर वेट इंटू v² ओपन 5r, गैस के टेम्परेचर में इंक्रीज इतना होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई डायोड है और डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व दे रखा है, मतलब I वर्सेस V का ग्राफ दे रखा है। रफली ऐसा ही होता है ना। और इसमें हमको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ वोल्टेज 2 वोल्ट, यहाँ 2.1 वोल्ट, इधर 4 और इधर 4.2 वोल्ट, ऐसे हमको कुछ डेटास दे रखे हैं। तो हमको पूछा है कि V = 2 वोल्ट पर डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा और V = 4 वोल्ट पर डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि अगर ये ओमिक डिवाइस होता है ना, अगर इसका ये ओमिक डिवाइस होता तब तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता और तब तो इसका रेजिस्टेंस सिंपली V/I होता। लेकिन ये डायोड एक नॉन ओमिक डिवाइस है, इसलिए इस बार रेजिस्टेंस की जगह डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइंड होगा। और जैसे किसी मेटल का रेजिस्टेंस V/I होता है, वैसे ही किसी डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस V/I की जगह dV/dI, या इसको डेल्टा V/डेल्टा E भी लिख सकते हैं। बस अब दोनों वोल्टेज पर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो,
2 वोल्ट पर इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है इसको R1 बोल रहा हूँ, है ना। 2 वोल्ट पर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस R1 बोल रहा हूँ, तो ये कितना होगा, ये भी डेल्टा वी ओपन डेल्टा आई। तो बस बताओ 2 वोल्ट पर ये वोल्टेज डेल्टा वी मतलब वोल्टेज में चेंज तो कितना है 0.1 वोल्ट, 2 से 2.1 चेंज हो रहा है ना। तो 2 वोल्ट पर डेल्टा वी मतलब इसके वोल्टेज में चेंज तो कितना है 0.1 वोल्ट अपन डेल्टा ई करंट में चेंज कितना है 0.2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1000/2 मतलब 500 ओम। तो हम बोल सकते हैं कि 2 वोल्ट पर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस 500 ओम इतना होगा। फिर 4 वोल्ट पर फिर 4 वोल्ट पर इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है इसको R2 बोल लेता हूं, तो वो भी कितना होगा सिंपली डेल्टा वी ओपन डेल्टा आर। तो 4 वोल्ट पर अगर देखें तो वोल्टेज में चेंज तो कितना हो रहा है 0.2 वोल्ट अपन डेल्टा आई। तो करंट में चेंज कितना हो रहा है ये 0.6 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा 1000/3 आ जाएगा। ठीक है, 1000/3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 333.3 ओम इतना आएगा। तो बस हम कह सकते हैं कि 2 वोल्ट पर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस 500 ओम और 4 वोल्ट पर इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस 333 ओम होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और ये तो हमको ऐसे ही पता है कि बताओ वोल्टेज कम होगा तब तो डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा लगा दें तब तो डायोड में करंट बहुत इजीली बह जाती है, इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वो हम लॉजिकली भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बस हमको पूछा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सर्कुलर पाथ की रेडियस का रेशो क्या होगा वो देखना है। ठीक है, हमको अच्छे पता है कि प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल इन सारे पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेंगे और इनकी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है mv/qb। तो तब मैग्नेटिक फील्ड बी तो यूनिफॉर्म है ही और इस बार दोनों को सेम स्पीड से भी प्रोजेक्ट किया है। तो बताओ इस बार सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी m/q के प्रोपोर्शनल होगी। बस सिंपली दोनों का m/q रेशियो देखेंगे और रेडियस भी उसी के प्रोपोर्शनल होगी। चलो पहले प्रोटॉन का m/q देखते हैं। तो हमको पता है कि प्रोटॉन तो सिंपली हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है जिसका मास नंबर भी 1 और चार्ज नंबर भी 1, तो इसका m/q रेशियो 1। और अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, इसका मास नंबर तो 4 और चार्ज नंबर 2, तो इसका m/q कितना हो गया 2। तो बस इस बार सर्कुलर पाथ की रेडियस m/q के रेशियो पे डिपेंड करेगी ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की रेडियस अपन अल्फा पार्टिकल की रेडियस इक्वल टू प्रोटॉन का m/q रेशियो अपन अल्फा पार्टिकल का m/q रेशियो। तो तब प्रोटॉन का m/q रेशियो 1 अपन अल्फा पार्टिकल का m/q रेशियो 2 एंड अल्फा पार्टिकल का m/q रेशियो 2। तो उससे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस का रेशियो हमारे पास 1:2 आ जाएगा। ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई बॉल है जिसको 10 मीटर हाइट से हमने रिलीज किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बॉल बिल्कुल फ्रीली गिर रही है। तो हमको पूछा है कि जिस इंस्टेंट पर बॉल की स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू g के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब जिस इंस्टेंट पर बॉल की स्पीड 10 हो जाए उस इंस्टेंट पर इस बॉल की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना। तो वही बॉल को हमने 10 मीटर हाइट से रिलीज किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी। तो हर टाइम पर इस पर एक्चुअल फोर्स mg, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर।
वह इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसकी वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू g के बराबर, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी 10 जब तक होगी तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। बस बॉल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इससे लाइसेंस मिल गया, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बस बॉल की यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहने की जरूरत नहीं है कि सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए नीचे वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, वैल्यू रखते हैं। फाइनल स्पीड हमको कितनी लानी है, 10 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन g के बराबर जिसकी वैल्यू 10 और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो s इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100/20 मतलब 5 मीटर। तो बताओ जब बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। तो बताओ टोटल हाइट 10 थी, बॉल 5 मीटर जितना डिस्प्लेस हो गई है, तो उस इंस्टेंट पर बॉल की जमीन से हाइट कितनी बचेगी, 10 - 5 मतलब 5 मीटर। तो ये फोर्थ आंसर करेक्ट है।